अब हम पढ़ेंगे जनाब शमसुर रहमान फारूकी का मजमून मेरा ज़हनी सफ़र। मेरे बाप मौलवी मोहम्मद खलीलुर रहमान फारूकी सन 1910 ता 1972 ईस्वी मेरे दादा की सब औलादों में छोटे थे। उन्होंने अरबी फ़ारसी पढ़ी, बीए किया, फिर एमए साल अव्वल में नाकाम होकर एलटी किया। 1939 ईस्वी में वो महकमा तालीम में सब डिप्टी इंस्पेक्टर मुकर्रर हुए और हज़ार मेहनत और नेकनामी की नौकरी के बावजूद उन्हें सारी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक तरक्की मिली। वो डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस इस्लामिया की हैसियत से 1970 ईस्वी में सुबुकदोश हुए। ज़माने जवानी में वो अंग्रेज़ी लिबास कभी कभी पहन लेते थे, यानी पतलून पर शेरवानी या कड़ी सर्दियों में पतलून और शेरवानी पर बड़ा कोट। लेकिन मैंने उन्हें कोट, पतलून या सूट में कभी नहीं देखा। अंग्रेज़ी वो बहुत अच्छी और बेतकान लिखते थे, लेकिन हम लोगों से उन्होंने कभी भी अंग्रेज़ी में बात नहीं की। लिखवाते अलबत्ता वो बहुत थे। उनकी सख्तगिरी और पैहम तरबियत ने मुझ में मेरी उम्र से बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी की सलाहियत पैदा कर दी। बोलने की मश्क मुझे असखुद हो गई कि मेरा ज़ख़ीरा अल्फाज मेरी उम्र के लिहाज से बहुत वसी था और 5वीं छठी जमात में भी तारीख़ और जोग्राफ़िया की कई किताबें अंग्रेज़ी में बआसानी पढ़ लेता था। फ़ारसी जब मैंने पढ़नी शुरू की तो शुरू में वो ज़बान मुझे बहुत कठिन लगी, लेकिन 1-2 महीने बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने कुछ गिरहसी खोल दी हो। मैं 2 ही 4 महीने की पढ़ाई के बलबूते पर फ़ारसी में मामूली बातचीत पर कादिर हो गया था। उर्दू पढ़ने लिखने की मश्क मुझे कुरान शरीफ पढ़ाते वक्त मौलवी साहब ने असखुद करा दी थी। मेरा हर्फ अच्छा न था और मेरे वालिद उर्दू, अंग्रेज़ी और बाद में हिंदी भी नहायत खुशखत लिखते थे। उनकी तादीब और तहदीब मुझ पर असर न करती थी। फिर उन्होंने आज़मगढ़ के एक मदरसे में मुझे वहाँ के मौलवी साहब से खुशखती सीखने के लिए कई महीने तक भेजा। मैं उर्दू अंग्रेज़ी लिखने में पहले ही से रवां था। 7-8 बरस का होते होते वालिद की तरबियत और ख़ानदान के माहौल की बदौलत शेर व शायरी की मोहब्बत मेरे दिलो दिमाग में समा गई। शायर बनने का शऊरी फ़ैसला तो मैंने शायद बहुत देर में किया, लेकिन मैंने दिल में ये ज़रूर सोच लिया था कि ज़िंदगी भर खूब पढ़ूँगा और हर इम्तहान में अच्छे नंबर लाऊँगा। अदब से दिलचस्पी की वजह यह थी कि मौलवियत और मजहबियत के बावजूद मेरे बाप के घराने में और मेरी माँ के भी खानवादे में शायरी का चर्चा बहुत था। लिहाजा शेरगोई मेरे लिए एक फ़ितरी और मुनासिब मशगले की हैसियत रखती थी। मेरे ऊपर 2 बहनें थीं और नीचे फिर कई भाई बहन थे। भरे पूरे घर की बड़ी और औलाद नरीना होने के बावजूद और इस बात के बावजूद कि मैं दोनों घरानों का दुलारा समझा जाता था, मेरा बचपन तन्हाई और महरूमी और हुज़्न के एहसास और तजुर्बात से भरा हुआ था। बहरहाल मैंने कोई 7 साल की उम्र में हस्ब ज़ेल मिसरा कहा और उसे मेरी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कहा जाए तो गलत न होगा। मालूम क्या किसी को मेरा हाल ज़ार है। 7 बरस की उम्र को पहुँचने तक कुछ शायरों और अदीबों के नाम मेरे लिए घरेलू नामों की तरह आशना हो चले थे। उनमें इकबाल और अल्लामा शिबली सर फ़हरिस्त थे। मेरे जहन में इकबाल की शख्सियत की शबीह किसी बहुत भारी भरकम अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी जैसी नूरानी सूरत और दाढ़ी वाले शख्स की थी। फिर पहली बार किसी किताब में उनकी तस्वीर देखकर मैं बहुत मायूस हुआ, बल्कि मुझे यकीन ही ना आया कि बड़ी बड़ी मूँछों, कुछ छोटी छोटी सी तेज़ आँखों और कोट पतलून वाला ये शख्स, जिसकी शक्ल मेरे ख़्याल में मकामी अस्पताल के कंपाउंडर बाबू मोती सिंह से बहुत मुशाबह थी, मेरे अल्लामा इकबाल हैं। बहुत दिन तक मैं इस तस्वीर को जाली समझता रहा और ये गुमान करता रहा कि किसी की गलती से उसे इकबाल की तस्वीर लिख दिया गया था। हसरत मोहानी की भी तस्वीर ने मुझे बहुत मायूस किया। कोई 3 साल बाद मैंने शिबली कॉलेज आज़मगढ़ के एक मुशायरे में जिगर साहब को देखा। मेरी आंखें हमेशा से कमज़ोर थीं और मुझे सही चश्मा न मिलता था। नतीजा ये था कि दूर की चीज़ें मुझे धुंधली नज़र आती। मैं आंखें मीच कर चश्मे को टेढ़ा तिरछा करके
طرح طرح سے کوشش کر کے دور کی چیزوں کو تھوڑا بہت صاف دیکھنے کی کوشش کرتا۔ جگر صاحب کو دیکھنے اور سننے کا شوق مجھے جس مشاعرے میں لے گیا تھا وہ بہت بڑے پنڈال میں منعقد ہوا تھا اور میں بمشکل ہی کہیں بیچ میں جگہ پا سکا تھا۔ اسٹیج مجھ سے اتنی دوری پر تھا کہ تخت پر بیٹھے ہوئے شعراء کی شکل مجھے بس اتنی نظر آ رہی تھی کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں۔ خدا خدا کر کے شبلی کالج کے پرنسپل بشیر احمد صدیقی صاحب نے اعلان کیا کہ اب میں رئیس المتغزلین حضرت جگر مراد آبادی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام سنائیں۔ سب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ جگر صاحب نے غزل شروع کی۔ پہلے تو میں ان کی جادو بھری آواز کے طلسم میں گرفتار رہا، دکھائی کچھ بھی نہ دیتا تھا، بس اتنا کہ کوئی مائکروفون اس وقت ہم لوگوں کی زبان میں لاؤڈ اسپیکر کے سامنے بیٹھا ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں۔ اس غزل کے کئی شعر مجھے اب تک نوک زبان ہیں۔ کئی شعر ہو چکے تو میں نے اپنے چشمے کو ٹیڑھا میڑھا کر کے آنکھوں کو بھینچ کر پوری قوت سے اسٹیج کی طرف دیکھا۔ توبہ ہے، ایک سیاہ فام بڑے بڑے بالوں والا بدقوارا شخص جھوم جھوم کر غزل پڑھ رہا تھا۔ مجھے دھکا سا لگا، یہ کلام اور یہ آواز اور یہ مدقوق بھالو جیسی صورت۔ لیکن کچھ دنوں میں یہ تاثر زائل ہو گیا اور میں نے یہ بات بھی گرہ میں باندھ لی کہ انسان کی صورت شکل اور اس کی اصل قدر و قیمت میں کوئی لازمی رشتہ نہیں۔ میری عمر کوئی 9 سال کی تھی جب میں نے ایک رسالہ گلستان کے نام سے نکالنا شروع کیا۔ رسالہ کیا تھا؟ پرانی کاپی کے خالی کاغذوں کو ٹیڑھا سیدھا کاٹ کر میں 8 یا 10 12 یا 16 صفحے بنا لیتا، پھر ان صفحات پر اپنی تصنیفات نثر و نظم درج کرتا۔ پڑھنے والوں میں ایک میں اور ایک میری بہن زہرا جو خود بھی کبھی ایک افسانہ گلستان کے لیے لکھ دیتی تھی۔ اسی رسالے میں میرا ایک مضمون اردو میں مرثیے کے نشو و نما دیکھ کر والد صاحب نے بعض شعروں کی تقدیع کر کے مجھے بتایا کہ وہ شعر میں نے ٹھیک نہیں لکھے تھے۔ اس دن سے میرے دل میں عروس جاننے اور اس کی باریکیاں سمجھنے کی تمنا پیدا ہوئی جو بہت دن بعد ہی پوری ہو سکی۔